अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मजे में होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। क्लास 11 फिजिक्स की डिटेल लेक्चर सीरीज चल रही है और जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं दैट इज सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन और आज हमारा है लेक्चर नंबर 3। इससे प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने डिटेल से देखा था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है और उससे एग्जामिनर किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है। आज के लेक्चर में हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि जब कोई बॉडी दायरे में घूमती है तो उसके पास एंगुलर क्वांटिटीज के साथ साथ लीनियर क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं। क्या उसके पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती है, क्या वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, क्या उसके पास लीनियर वेलोसिटी होती है, अगर होती है तो उसका क्या एक्सप्रेशन है, उसका क्या डायरेक्शन है। सिमिलरली क्या उसके पास कोई लीनियर एक्सेलरेशन होती है, अगर होती है तो वो किस चीज पे डिपेंड करती है और उसका क्या डायरेक्शन है। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। अगर आपने पीछे वाले 2 लेक्चर नहीं भी देखे हुए कोई मसला नहीं है, आपको आराम से ये लेक्चर समझ में आ जाएगा। कोशिश करेंगे एक गो में लेक्चर देखें और इस पर मैं 1 से 2 क्वेश्चंस कराऊंगा अच्छे वाले। आपको जहां बोला जाए आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, तो वहां पे आपने यही काम करना है। अब जो भी मस्ती कर रहे हो उसको छोड़ दो और अपना लेक्चर नोट करना स्टार्ट कर दो। अगर किसी वजह से आप इसके नोट्स नहीं बना सकते तो मैंने आपके लिए इस लेक्चर के नोट्स बनाकर अपलोड कर दिए जो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है भैया, हेडिंग लगा लो अपने पास, रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटीज। अच्छा बच्चे, हमने ये बात पढ़ी थी, गौर से देखिएगा कि जब कभी भी कोई बॉडी हमारे पास दायरे में घूमती है, कैसे घूमती है, सर्कल में घूमती है, दायरे में घूमती है, तो हम कहते हैं बॉडी हमारे पास एक अदद सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, ये हमारा हो गया सर्कल का सेंटर। मान लेते हैं कि बॉडी स्टार्ट में इस पॉइंट के ऊपर है, ये हमारा है पॉइंट ए, और बॉडी ने क्या किया, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मैनर में घूमना शुरू कर दिया। क्योंकि हमें ये बात पता है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कैसी ली जाती है, पॉजिटिव ली जाती है। कुछ टाइम के बाद, अच्छा बॉडी स्टार्ट में टाइम t = 0 पे यहाँ भी थी, कुछ टाइम के बाद बॉडी मूव करते हुए मान लेते हैं यहाँ पे आ गई और ये पॉइंट b है। जब बॉडी यहाँ पे आई आपने टाइम नोट करा, टाइम कितना हुआ था t1। आपने फिर बॉडी को आगे जाने दिया। अब बॉडी b से आगे बढ़ते हुए जाहिर है ऐसे चलना शुरू हुई और पहले b पर आई, आपने नोट किया, फिर अल्टीमेटली बॉडी मान लेते हैं मूव करते हुए यहाँ किसी पॉइंट पे आ गई और इस वाले पॉइंट को आपने नाम दे दिया पॉइंट C का। और जब बॉडी यहाँ पे आई तब टाइम हो गया आपके पास t2। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जब बॉडी आपके पास पॉइंट B पर आई थी तो बॉडी ने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया था, आप बोलोगे दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ1। फिर जब बॉडी C पे गई, A से C पे गई, देखो A से B पे आई और फिर होती हुई कहाँ चली गई, C पे। तो अगर मैं पूछूं C पॉइंट पे टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो भाई ये होगा टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमेशा ओरिजिन से बताओगे ना टोटल, तो कितना आ गया भाई साहब, ये θ2 आ गया। हमें ये बात पता है कि जब कोई बॉडी दायरे में घूम रही होती है तो सेंटर पे वो जो एंगल सबटेंड करती है उसे हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। एट द वेरी सेम टाइम बॉडी लीनियर डिस्टेंस भी कवर करती है जिसको आप आर्क लेंथ कहते हो। जब बॉडी A से B पे गई तो ये आर्क लेंथ थी। अगर आप बॉडी को मानो कि बॉडी A से C पे गई तो बच्चे ये पूरी आर्क लेंथ है जो कि इसने इस ब्लू लाइन के अलोंग कवर करी है, आर्क लेंथ। ठीक है, यानी कि इसको मैंने कह दिया S1, इसे मैंने कह दिया मेरा बेटा क्या, S2। नजर आ रही है हमें ये बात, फिर से सुन लो, गौर से समझ लो, क्योंकि इसी एक डायग्राम के ऊपर हमने सारी एक्सप्रेशंस ड्राइव करनी है। बॉडी स्टार्ट कहाँ से हुई, A से। जब स्टार्ट हुई तो उससे हमने कहा ये टाइम है, टाइम t = 0। बॉडी ऐसे मूव करती हुई A से कहाँ गई, C पे। आपने 2 पॉइंट पे ऑब्जर्वेशन ली, एक ली पॉइंट B पे, उस टाइम हो गया कोई t1 हो सकता है 2 सेकेंड 3 सेकेंड जितना भी टाइम हुआ। दूसरी ऑब्जर्वेशन ली पॉइंट C पे, आपका टाइम हो गया t2, जाहिर है t2 t1 से ग्रेटर ही होगा। ठीक है, मान ले 3 सेकंड बाद यहां पहुंची, 6 सेकंड बाद यहां पहुंच गई, तो मतलब ये जो टाइम है ये बेसिकली यहां से यहां तक आने का टाइम है, ये टाइम यहां से यहां तक आने का टाइम है।
हमें ये बात पता है कि सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जब बी पे पहुंची एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ1, सी पे पहुंची तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ2। एट द सेम टाइम आर्क लेंथ जो बी तक पहुंचने में कवर करी S1, सी तक पहुंचने में कवर करी S2। हमें वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि जब तक आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटा था, जब तक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटा था आर्क लेंथ छोटी थी, और जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखो θ2 इज ग्रेटर देन θ1, आपको नजर आ रहा है कि θ2 क्या है, ग्रेटर देन θ1 है, यानी कि सी तक जाने में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू θ1। जब θ2 ग्रेटर देन θ1 है तो आपको ये भी नजर आ रहा है कि S2 इज ग्रेटर देन S1, यानी कि S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू θ। जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो यहां पे हमारे पास इक्वल टू आएगा और एक कांस्टेंट आएगा, दिस इज S इक्वल R टाइम्स ऑफ θ। S से मुराद क्या है, आर्क लेंथ कवर्ड अलोंग द सर्कुलर पाथ। आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये पहला रिलेशन है लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज के दरमियान में। सर पहला रिलेशन कैसे है, देखो भाई साहब ये क्या चीज है, ये है मेरा बेटा आर्क लेंथ। क्या मैं इसको लीनियर डिस्टेंस कह सकता हूं, बिल्कुल, क्योंकि इसकी यूनिट क्या है, मीटर्स है। ये क्या है, ये है मेरे बच्चे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या चीज है ये, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्टेंस एंगुलर डिस्टेंस के दरमियान का रिलेशन क्या हो गया, S इक्वल्स R थीटा। अब कुछ चीजें जरा यहां पे मजीद क्लैरिफाई कर लेना, ये अभी हम अपना पूरा ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं आगे चलने के लिए, ठीक है। ये पहला रिलेशन हमें समझ में आ गया। हमने ये बात ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि अगर आपके पास थीटा की वैल्यू छोटी होगी, थीटा स्मॉल होगा फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमें ये बात पता है कि थीटा कैसी क्वांटिटी होती है मेरे बेटे, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जहन में रखिएगा आपके पास जब ये थीटा वेक्टर क्वांटिटी होगा तो एस बी लीनियर डिस्टेंस से हट के क्या हो जाएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, सही है भाई साहब। देखो क्यों, देखो ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास दायरा है या सर्कल है जिसके अलोंग बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। मान लेते हैं कि मेरे बेटे बॉडी जो थी ना वो पहले इस पॉइंट पे थी और अब आई इस पॉइंट पे, बिल्कुल थोड़ा सा फासला कवर किया। ये आपको मैं दिखा रहा बहुत बड़ा करके हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे जो थीटा है ये थीटा बहुत छोटा है, थीटा का वैल्यू क्या है, बहुत छोटा है। किताब में देखोगे तो डेल्टा थीटा या डी थीटा लिखा होता है। इस केस में बॉडी ने जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर करी वो इस तरह से छोटी सी होगी। सिमिलरली फिर से देखो अगर अभी भी नहीं समझ में आया, मान लो बॉडी एक स्टेप और आगे चली गई। अब की बार अगर मैं आपसे पूछूंगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो भाई ये होगी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इतनी छोटी लीनियर डिस्प्लेसमेंट आपने थीटा को इतना छोटा कर दिया। गौर से सुनना, देखो जो बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है सरकमफेरेंस पे, ये है सरकमफेरेंस। ये जो बाउंड्री ऑफ सर्कल है ना, इसको आप क्या कहते हो मेरा बेटा, इसको आप कहते हो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ये जो बॉडी फासला कवर कर रही है ये कर्व है, तभी तो इसे क्या कह रहे हैं, आर्क लेंथ। लेकिन आपने थीटा को इतना छोटा कर दिया कि ये आर्क लेंथ जो है, ये जो ये डिस्टेंस है, ये ऑलमोस्ट क्या है, स्ट्रेट लाइन है। फिर यहां पे भी थीटा इतना छोटा है कि ये ऑलमोस्ट क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो इसके लिए हम आगे चल के बहुत सारी जगह पे ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो। यानी कि हम कहेंगे कि जो टाइम इंस्टेंट हम कंसीडर कर रहे हैं वो इतना छोटा है कि उसके अंदर जब बॉडी ने किसी सर्कुलर मोशन में मूव किया, किसी सर्कल के अलोंग मूव किया, तो थीटा इतना छोटा है कि जो आर्क लेंथ कवर हो रही है दैट इज ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन, तो उसे आप कहोगे वो क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो पहला रिलेशन लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में क्या आ रहा है, एस इक्वल आर टाइम्स ऑफ थीटा। समझ आ गई बात की, बेहतरीन हो गया। अच्छा अब आगे चलते हैं बच्चे, अब वापस आ जाओ इसी के ऊपर, इसी से आगे लेके चलते हैं। बॉडी ने अपना सफर शुरू कहां से किया था, ए से, खत्म कहां पे किया, सी पे। ए से होते भी सी पे गई, ए से होते हुए पहले बी पर आई, फिर कहां चली गई, सी पे। जब तक बी पर आई तो यहां से यहां तक आने का टाइम t1, सी पे गई, यहां से यहां तक जाने का टाइम t2। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई साहब इस बॉडी का मोशन कंसीडर करो बी से लेके सी तक, कहां से, बी से लेके सी तक, तो बी से लेके सी तक बॉडी को जाने में टाइम कितना लगेगा। आप बोलोगे सर मसला ही कोई नहीं है, डेल्टा टी टाइम होगा, कैसे निकालेंगे, t2 माइनस t1। देखो भाई बॉडी को ए से बी तक आने में 3 सेकंड लगे, मिसाल दे रहा हूं, ए से सी तक आने में मान लो 6 सेकंड लगे,
सही है, या 7 सेकंड कर लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ए से बी तक आने में 3 सेकंड, ए से सी तक जाने में 7 सेकंड। यानी जब आपने नोट किया बॉडी ए पे थी टाइम टी इक्वल 0, बी पर आई टाइम t1 था 3 सेकंड, सी पर आई टाइम t2 था 7 सेकंड। तो भाई इसमें कितना टाइम लगा? 3 सेकंड। सिर्फ इस हिस्से में टाइम कितना लगा? 4 सेकंड। 7 - 3, भाई 3 में तो यहां पहुंची, फिर मजीद 4 सेकंड लगा के वो यहां पहुंची है, तो ये वही निकाल लिया मैंने। डेल्टा टी इज द टाइम जो कि यहां से यहां तक आने में लिया। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करी? तो आप बोलोगे भाई θ2 - θ1, क्योंकि अभी हम बी से सी की बात कर रहे हैं। ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये ए से बी और ए से सी की है, हम बी से सी की बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं पूछूंगा आर्क लेंथ कितनी कवर करी, तो आर्क लेंथ आप बोलोगे डेल्टा एस विल बी इक्वल टू S2 - S1। समझ आ गई बात की? अगर मैं यही वाली एक्सप्रेशन अपनी लिखूं जो भी हमने पढ़ी है, S इक्वल R टाइम्स ऑफ थीटा, मेरा बेटा अगर मैं B से लेके C तक का मोशन कंसीडर करता हूं तो ये बन जाएगा डेल्टा S विल बी इक्वल टू R टाइम्स ऑफ डेल्टा थीटा। हाँ या ना? दिखाई पड़ रहा है पीछे से? डेल्टा S विल बी इक्वल टू R टाइम्स ऑफ डेल्टा थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ डेल्टा T से डिवाइड कर रहा हूं। दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दिया? डेल्टा टी से। हम जहन में क्या रखेंगे? हम पढ़ क्या रहे हैं? हम रिलेशनशिप निकाल रहे हैं बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। और हमें ये बात पता है अगर कोई बॉडी दायरे में घूम रही है तो उसके पास सिर्फ एंगुलर क्वांटिटीज नहीं होती, लीनियर क्वांटिटीज भी होती हैं। मिसाल ले लो, आपने गाड़ी का टायर देखा है? टायर कैसे घूमता है? गोल गोल एंगुलर मोशन करता है। गाड़ी कैसे चलती है? सीधा जाती है। आप बाइक का टायर देख लो, बाइक का टायर है, जब टायर एक साइकिल मुकम्मल करेगा, एक चक्कर मुकम्मल करेगा, एक बार पूरा घूमेगा तो बाइक थोड़ा आगे चली जाएगी, एक और बार घूमेगा बाइक थोड़े आगे चली जाएगी। बाइसिकल, बाइक, बस, ट्रक, हर चीज जिसके अंदर रोटेशनल मोशन हो रहा है व्हील्स के अंदर, वो कैसा मोशन कर रही है? लीनियर मोशन। तो सीखा क्या कि जब कोई बॉडी दायरे में घूमती है उसके पास सिर्फ एंगुलर क्वांटिटीज नहीं होती, साथ में लीनियर क्वांटिटीज भी होती हैं। तो अभी हमने देखा जब कोई बॉडी दायरे में घूम रही है, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अलोंग द सर्कमफेरेंस जो वो फासला कवर कर रहा है वो क्या है? आर्क लेंथ। उसको छोटे पार्ट्स में तोड़ देंगे तो इट विल बी लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट आ गई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गई। तो अब एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा, उस तरह लीनियर वेलोसिटी भी होगी। एंगुलर एक्सेलरेशन थी अल्फा, उस तरह लीनियर एक्सेलरेशन भी होगी। अब उसके ऊपर जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आराम से प्यार मोहब्बत से सारे कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, जीरो से एडवांस तक। कोई परेशानी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है भैया, ये हो गया। मैंने क्या किया आपको बता दिया, बी से लेके सी तक का आपने मोशन कंसीडर किया और जो बॉडी ने यहां से यहां तक जाने में डिस्प्लेसमेंट ली, ये वाली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा, ये रही। टाइम लिया डेल्टा टी, T2 - T1, जो आर्क लेंथ कवर करी डेल्टा एस यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट S2 - S1। मैंने एक एक्सप्रेशन लगाई और उसको डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं जाहिर है स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए काम कर रहा हूं, तो अगर मैं वहां पे लिमिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दूं मेरे बच्चे, तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस 0, ये बन जाएगा डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी विल बी इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ लिमिट। जाहिर है मैथ्स कहता है जो काम एक तरफ करोगे वो काम दूसरी तरफ भी करोगे, तो मैंने लिमिट किधर अप्लाई करी मेरा बेटा? दोनों तरफ अप्लाई कर दी। अब आप नोट करो, गौर से देखो, अगर आपने पीछे काइनेमेटिक्स के लेक्चर नहीं देखे हुए तो कोई मसला नहीं है, मैं रिवाइज करा देता हूँ। ये चीज़ आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ी थी, ये कहलाती है मेरे बच्चे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या कहलाती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये तो आपको याद ही होगा, ये आपके पास है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो आपने लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान में एक एक्सप्रेशन ड्राइव करी जिसे आप कह रहे हो V इक्वल्स आर ओमेगा। अब आहिस्ता आहिस्ता तसल्ली से दोबारा सुनो, दोबारा समझो। देखो, अगर मैं आपसे पूछता हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? जब कोई बॉडी दायरे में घूमती है तो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आपके पास एंगुलर वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? एंगुलर वेलोसिटी इज कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी देर में कवर किया। आसान जबान में, 1 सेकेंड में बॉडी ने कितना एंगल कवर किया, ये थीटा रेडियन में होता है। तो पर सेकेंड कितना रेडियन एंगल कवर हुआ, दैट इज एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। अब आप खुद सोचो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था एंगल कवर करना और उसमें टाइम लग रहा है, तो एंगल कितना कवर हुआ उसे टाइम से डिवाइड किया तो एंगुलर वेलोसिटी आ गई, हाँ या ना? अब यहां देखो,
जब बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ रही है तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, इसमें टाइम कितना लगा, आपने इसी एंगल को टाइम से डिवाइड किया तो यहां से यहां तक जाते हुए एंगुलर वेलोसिटी आ गई। अब लीनियर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखो, बॉडी ए से बी पे गई, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर करी S1, इसमें टाइम लगा, तो जितनी देर में ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर करी S1 को अगर मैं टाइम से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगी लीनियर वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या कितना फासला कितनी देर में कवर किया, कितना डिस्प्लेसमेंट कितनी देर में कवर किया। तो ए से बी तक आने में लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ, S1, कुछ टाइम लगा, T1, S1 डिवाइडेड बाय T1, लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी जो रोटेट कर रही है किसमें, सर्कल में। तो फिर वही बात आ गई, जब कोई बॉडी दायरे में घूमेगी उसके पास सिर्फ एंगुलर क्वांटिटीज नहीं होंगी, लीनियर क्वांटिटीज भी होंगी। नजर आ रहा है, बॉडी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, सेंटर पे एंगल बन रहा है, एट द सेम टाइम लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, लीनियर वेलोसिटी। सेट हो गया, गुड है। अच्छा ये जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन हम निकालते हैं राइट हैंड रूल से, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपने क्या करना है, अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो थंब जो है वो बताएगा किसका डायरेक्शन, ओमेगा का। पिछले लेक्चर में उसको आप देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया, यहां से हमने निकाल लिया, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है या रिलेशन है बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। और ये भी ध्यान में रखिएगा, ये इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी है। इसे इंस्टेंटेनियस क्यों कहा जा रहा है, डेरिवेशन से तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। आपको एक और इसकी डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट भी बता देते हैं हम जरा। ये जो लीनियर वेलोसिटी है ये आपके पास, अभी हम आगे चल के इसको कह रहे होंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या नाम देंगे मेरा बेटा, टेंजेंशियल वेलोसिटी। और हमें पता है कि ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है या लीनियर वेलोसिटी है ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है भाई साहब। एक्सट्रीमली सॉरी, जो लीनियर वेलोसिटी है इसका जो हमारे पास यूनिट होगा वो वही वाला होगा जो नॉर्मल वेलोसिटी का होता है, मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में कितना मीटर लीनियर डिस्टेंस कवर किया, एक सेकंड में कितना आर्क लेंथ कवर किया, ये क्या था, रेडियन पर सेकंड। अब इसे टेंजेंशियल वेलोसिटी क्यों कहते हैं, मैं क्यों कह रहा हूं ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इतना हिस्सा कॉपी करो, आगे चलते हैं और समझते हैं। अब देखो मेरा बेटा, हमने ये समझना है कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है या जो बॉडी दायरे में घूम रही है उसके पास जो लीनियर वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है। चलो ये मान लेते हैं भैया हमारे पास आ गया हमारा सर्कल जिसके अलोंग बॉडी क्या कर रही है, हमारी मूव कर रही है। ये आ गया जनाबे वाला, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं, मान लेते हैं कि पहले मेरा बेटा ये जो ऑब्जेक्ट था ये इस पॉइंट पे था, कुछ टाइम बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया इस पॉइंट पे, कुछ टाइम बाद यहाँ आ गया, कुछ टाइम बाद यहाँ आ गया, कुछ टाइम बाद यहाँ आ गया, ऐसे मूव करता हुआ जा रहा है, ठीक है। हम छोटे छोटे सेगमेंट्स में कंसीडर कर रहे हैं ताकि टेंशन ही कोई ना हो। अब देखो बच्चे, जब आपका ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया तो जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर करी वो ऐसे है, फिर जब यहाँ से यहाँ गया तो डिस्प्लेसमेंट ये है, फिर यहाँ से यहाँ गया तो डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, ये हो गया। क्या आपको ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि जो ऑब्जेक्ट दायरे में मूव कर रहा है उसकी जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, अगर आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर मान रहे हो, यानी कि थीटा बहुत छोटा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, तो जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ये अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल है, हाँ या ना। लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, अलोंग द टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है सर, बेटे टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करती हुई जाती है, जैसे ये इस पॉइंट पे टच करती हुई जा रही है, ये टेंजेंट है। इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊंगा तो वो ये होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊंगा तो वो ये होगा। टेंजेंट के बारे में एक प्रॉपर्टी अपने पास लिख लेना जो आगे भी सेकेंड ईयर में काम आएगी। टेंजेंट कर्व पे एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट टच कर सकता है, यानी कि अगर मैं इस सर्कल को 1000 पॉइंट्स में तोड़ दूं, यानी कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ऐसे 1000 पॉइंट्स बनाऊं तो 1000 डिफरेंट टेंजेंट्स होंगे। ध्यान में रखिएगा, टेंजेंट हर पॉइंट की यूनिक प्रॉपर्टी है, किसी भी 2 पॉइंट के टेंजेंट सिमिलर नहीं हो सकते बच्चे। भले आपको यहां देखने में लग रहे हो कि अगर मैं यहाँ पॉइंट बनाऊँ उसका टेंजेंट यही होगा, लेकिन इन एक्चुअल ज़ाहिर है मैं तो हाथ से बना रहा हूँ ना। अगर कोई प्रॉपर सर्कल होगा तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि टेंजेंट पॉइंट की यूनिक प्रॉपर्टी होती है, 2 पॉइंट्स के ऊपर बनने वाला टेंजेंट कभी भी सेम नहीं हो सकता। सही हो गया भैया, ये बात जहन में रहेगी। अब आप इससे जस्ट इमेजिन करो और कॉन्सेप्ट का फील लो, समझना जरा।
पहले ये प्रॉपर्टी क्लियर करो, ये मैथ्स की क्या प्रॉपर्टी है कि कोई भी कर्व है, जैसे फिलहाल हम सर्कल की बात कर रहे हैं, सर्कल है उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट का जो टेंजेंट है, टेंजेंट क्या है, एक लाइन जो उसे एक्सटर्नली टच करती हुई जा रही है वो टेंजेंट है, हर पॉइंट का टेंजेंट दूसरे से चेंज होगा। तो अगर सर्कल के ऊपर आपने 5000 पॉइंट्स बनाए तो 5000 डिफरेंट टेंजेंट्स होंगे, 10,000 पॉइंट्स हैं तो 10,000 डिफरेंट टेंजेंट्स होंगे। एवरी पॉइंट ऑन अ सर्कल विल हैव अ डिफरेंट टेंजेंट फ्रॉम द अदर पॉइंट्स। ठीक है, क्लियर है? अब देखो मैं कह रहा हूं कि जो बॉडी ऐसे घूम रही है, ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज अलोंग द टेंजेंट। तो सोचो आपने थीटा को कितना छोटा कर दिया कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल चुन्नी सी है, मुन्नी सी है कि वो अलोंग द टेंजेंट आ रही है। तो टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, समझ आ गई बात की? अच्छा, अब जो बॉडी दायरे में घूम रही है जो बॉडी दायरे में घूम रही है, हमें पता चल गया कि मेरा बेटा इसके पास लीनियर वेलोसिटी भी है, क्योंकि वो जो फासला कवर कर रहा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट s1, उसमें टाइम लग रहा है, तो डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम क्या होता है? वेलोसिटी, v इक्वल्स आर ओमेगा। ये जो वेलोसिटी है इसे हम कहते हैं, v वाली वेलोसिटी को मेरा बेटा टेंजेंशियल वेलोसिटी, क्योंकि इसका डायरेक्शन होता है अलोंग द टेंजेंट। क्या सीखा? जब कोई बॉडी दायरे में घूम रही होती है तो उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट के पास लीनियर वेलोसिटी होती है उसका डायरेक्शन क्या होता है? टेंजेंट। एंटी क्लॉकवाइज टेंजेंट या क्लॉकवाइज टेंजेंट, ये डिपेंड करता है कि जो बॉडी घूम रही है वो एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज। समझो मान लो ये वाले केस के अंदर बॉडी ऐसे घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, ये वाले केस के अंदर बॉडी ऐसे घूम रही है क्लॉकवाइज। समझाने के लिए हमने ऐसे बना लिया इसको। ठीक है, अब समझना, ये मेरा बेटा एक पॉइंट है, दोनों सर्कल पे एक ही जैसा पॉइंट लिया, आपने बताना है कि इस पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है। ओमेगा का भी बता लो, ओमेगा तो पता ही है ना, राइट हैंड रूल। देखो जब बॉडी ऐसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज मैनर में घूम रही है, तो आपने अपनी ओमेगा का डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड रूल, आपने फिंगर्स को कर्ल किया, थंब कहां जा रहा है? आउटवर्ड। थंब कहां जा रहा है? आउटवर्ड। यानी कि ओमेगा कहां पे आ गया बच्चे? आउटवर्ड आ गया। इसमें देखो, इसमें बॉडी कैसे घूम रही है? क्लॉकवाइज, ऐसे घूम रही है, ऐसे फिंगर्स कर्ल किया, थंब कहां जा रहा है? इनवर्ट। तो इस केस में मेरा बेटा ओमेगा क्या आ गया? इनवर्ट आ गया। समझ आता है? ओमेगा आउट हो गया, ओमेगा इन। अब v का डायरेक्शन निकालना है। v क्या है? लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, वो होगा अलोंग द टेंजेंट, तभी तो उसे टेंजेंशियल वेलोसिटी कह रहे हैं। नहीं तो ऐसे समझ लो, डिस्प्लेसमेंट जो है वो टेंजेंशियल है, उसी के अलोंग वेलोसिटी होती है। सही है? इस डिस्प्लेसमेंट के अलोंग की क्या होगी? वेलोसिटी। अब अगर मुझे इस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालना है तो देखो बॉडी ऐसे आई, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो ऐसा होगा, ये है एंटी क्लॉकवाइज टेंजेंट। इस पॉइंट पे जब बनाऊंगा तो भी ऐसे ही होगा, बस एरो क्या होगा? नीचे होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। टेंजेंशियल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? जब कोई बॉडी दायरे में घूम रही है तो उसके पास जो लीनियर वेलोसिटी है दैट इज अलोंग द टेंजेंट, एंटी क्लॉकवाइज टेंजेंट या क्लॉकवाइज टेंजेंट। एरो डिफाइन होगा एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज से, यानी कि सेंस ऑफ रोटेशन से, लेकिन होगा हमेशा क्या? टेंजेंट। सिमिलरली यही बॉडी यहां से यहां पे चली गई, मान लो इस पॉइंट पे आ गई, ये टेंजेंट ऐसे हो जाएगा। बेटे मैं ये मिला के नहीं दिखा रहा ताकि गंद ना मचे, लेकिन समझ जाना ये बिल्कुल पॉइंट को टच करते हुए जा रहा है। टेंजेंट होता ही क्या है? टेंजेंट वो लाइन है जो कर्व को एक्सटर्नली एक पॉइंट पे टच करती हुई जाती है। ये आ गया भाई साहब, ऐसे टेंजेंट। समझ आ रही है? क्लियर है? ठीक है। तो अब मैं कह रहा था ना आपको कि यहां पे ये आपके पास है इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी। तो देखो इंस्टेंटेनियस का कॉन्सेप्ट भी आपको टेंजेंट से समझ में आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कौन सी होती है? जस्ट उस लम्हे की वेलोसिटी, ना उससे पीछे कंसर्न ना उससे आगे कंसर्न। अब देखो जब आपका पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, इस पॉइंट पर है, तो जो वेलोसिटी है उसका ये डायरेक्शन है। जैसे ही पार्टिकल थोड़ा सा आगे जाएगा तो टेंजेंट तो चेंज हो जाएगा, और आगे जाएगा टेंजेंट और चेंज हो जाएगा। तो यानी कि ये जो आपने डायरेक्शन निकाला है वो इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन है, कि जब पार्टिकल यहां था ये डायरेक्शन, जैसे यहां आया ये डायरेक्शन। तो ये तो हमने किया था अभी डेरिवेशन से। हमने क्या किया था? हमने इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान का एक एक्सप्रेशन निकाला था। सेट है भाई साहब? हमारे कोर्स में सिर्फ सर्कुलर मोशन इंक्लूड है, इसलिए ये वाला एक्सप्रेशन हमेशा ट्रू होगा। अगर कोई और शक्ल आती कि जिसके अंदर आपके पास सर्कल ना हो तो फिर इसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है। ठीक है, लेकिन हमारे कोर्स में वो नहीं है, इसलिए उसका हम तस्करा नहीं कर रहे। अगर मेरा बेटा इसका मैं वेक्टर फॉर्म लिखूंगा क्या लिखूंगा? वेक्टर फॉर्मूला लिखूंगा या वेक्टर फॉर्म लिखूंगा, तो ये बनेगा v विल बी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। इसको अच्छे से
बड़ा सा डब्बा बना लेना और इसको जहन में रखना, ये सही एक्सप्रेशन है। और बहुत सारे बच्चे इसको इस तरह पढ़ के आते हैं V = R क्रॉस ओमेगा, ये गलत एक्सप्रेशन है। ऐसे डब्बे में लिख के काटना भी इसको, ताकि जहन में रहे सर ये गलत क्यों है और ये सही क्यों है, इसके पीछे तो पूरी डेरिवेशन है। मैं आपको अभी उसके बगैर ही साबित करा दूंगा कि ये सही है ये गलत है, ठीक है। अभी साबित करते हैं थोड़ी देर में, राइट हैंड रूल की मदद से करेंगे, जो हमने वेक्टर्स में क्रॉस प्रोडक्ट में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। नजर आ रहा है ना भैया सब, सही। वो अभी हम साबित कर लेंगे, उसकी कोई बहुत बड़ी टेंशन नहीं है, लेकिन इसको अपने वहां लिख के काट देना ये गलत है। पहली चीज ये रिवाइज करो, जब आपका क्रॉस प्रोडक्ट था A क्रॉस B और B क्रॉस A, क्या ये दोनों बराबर हुआ करते थे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं और आंसर में वेक्टर आता है। तो A क्रॉस B का आंसर C आ रहा है, B क्रॉस A का आंसर D आ रहा है। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दो वेक्टर्स सेम तब होते हैं जब मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। अभी A क्रॉस B और B क्रॉस A में फड्डा किस चीज़ का है? देखो, ये मान लो वेक्टर A है, ये मान लो वेक्टर B है। अगर हम अपना राइट हैंड रूल रिवाइज करें तो राइट हैंड रूल A क्रॉस B, देखो क्रॉस प्रोडक्ट क्या था, मैं रिवाइज करा रहा हूं। दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हुए, आंसर में क्या आया? एक वेक्टर आया। दो वेक्टर मल्टीप्लाई हुए, आंसर में वेक्टर आया। ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो आंसर में वेक्टर आ रहा है, इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड रूल इस्तेमाल किया करते थे। क्या कहता था? अपना सीधा हाथ पहले वेक्टर पे रखना, राइट हैंड स्क्रू रूल। अपना सीधा हाथ पहले वेक्टर पे, पहला वेक्टर कौन सा है? A, रख लिया भाई। दूसरे की तरफ घुमाया, दूसरे की तरफ घुमाया, थंब कहां आ रही है? आउटवर्ड। इसका मतलब C वेक्टर जो A क्रॉस B का नतीजे में आ रहा है वो कहां पर है? आउटवर्ड है। अब जरा B क्रॉस है, देखो अब आपने अपना सीधा हाथ पहले वेक्टर पे रखना है, वही जो यहां पे किया था। पहला वेक्टर कौन सा है? B, जो पहले लिखा हुआ है, तो रख दिया पहले वेक्टर। दूसरे की तरफ घुमा दिया, ऐसे रखूंगा तो यहां जा रहा है, यहां तो दूसरा वेक्टर नहीं है, तो ऐसे रखा और दूसरे की तरफ घुमा दिया। थंब कहां जा रहा है? इनवर्ड। ये सब चीज हमने वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है। A क्रॉस B का आंसर आउटवर्ड, B क्रॉस A का आंसर इनवर्ड। तो गौर से देखो, A क्रॉस B जो वेक्टर C है वो कहां आ रहा है? आउटवर्ड। B क्रॉस A जो वेक्टर D है वो कहां पे आ रहा है? इनवर्ड। ये जो दो वेक्टर्स हैं, ये C वेक्टर है, ये D वेक्टर, क्या इन दोनों का डायरेक्शन सिमिलर आ रहा है? नहीं आ रहा, डायरेक्शन ओपोजिट आ रहा है। तो आप कैसे कहोगे कि A क्रॉस B का जो आंसर है वो B क्रॉस A के बराबर है? नॉट पॉसिबल। यही वजह है कि हमने ये बात पढ़ी थी कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। A क्रॉस B B क्रॉस A के बराबर नहीं होता। जब नहीं होता तो ओमेगा क्रॉस R और R क्रॉस ओमेगा सेम कैसे हो सकते हैं? तो ये गलत एक्सप्रेशन है, ये सही एक्सप्रेशन है, ज़हन में रखिएगा। अब हम इसको कैसे देख सकते हैं? सर जो आपने भी ये सब चीज़ बताई है ये इससे मैच कर रही है, डेरिवेशन है, वो तो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है ऑब्वियसली, वो BSc लेवल की डेरिवेशन है, तो मैं यहाँ करा भी नहीं रहा। चलो मैं वैसे साबित कराता हूँ कि ये सही है या गलत है, ठीक है? देख लेते हैं। देखो, अगर एक बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मैनर में घूम रही है तो मेरा बेटा हमें ये बात पता है कि ये उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, जो अभी हम थोड़ी देर पहले निकाल के आए थे। यहाँ से निकाल के देखते हैं क्या ये फॉलो भी हो रही है या नहीं हो रही, या ऐसी तो नहीं हमने ऐसी हवा में तीर चला दिया। देखो, जब बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मैनर में घूम रही है, अगर मैं आपसे पूछता हूं ओमेगा का डायरेक्शन बताओ, तो ओमेगा आउटवर्ड आ रहा है। क्यों? राइट हैंड रूल, फिंगर्स कर्ल करी, थंब कहां आ रहा है? आउटवर्ड। थंब कहां आ रहा है? आउटवर्ड, ठीक है। और अगर इस पॉइंट पे मुझे R का डायरेक्शन चाहिए, R क्या है? पोजीशन वेक्टर। R क्या है? पोजीशन वेक्टर। तो भाई R का वेक्टर क्या हो, R का पोजीशन क्या होगा? ये हो जाएगा भाई, यहां से लेके यहां तक की पोजीशन डिफाइन कर रहा है ना मेरा R वेक्टर, ठीक है मेरा बच्चा, ये R का डायरेक्शन हो गया। अब अगर मैं इन दोनों को ड्रॉ करूंगा, गौर से देखना और समझना हम कर क्या रहे हैं। R का डायरेक्शन ये रहा, ये R क्या है? ओरिजिन से स्टार्टिंग पॉइंट तक का, यहां से मैं चलना स्टार्ट किया था ना मेरे ऑब्जेक्ट ने, या ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, ओरिजिन से यहां तक का लोकेशन डिफाइन कर रहा है, ये मेरा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से किसी भी पॉइंट तक का लोकेशन या एड्रेस डिफाइन करे, तो ये आ गया R वेक्टर। और ओमेगा क्या आ रहा है? ओमेगा आउटवर्ड आ रहा है, ये बन गया ओमेगा। और से देखो, ये बन रहा है ओमेगा, ऐसा ही है, ये R है, अरे भैया ये R है, ये R है, ऐसे। ओमेगा कहाँ है? ऐसे। हमें किसका डायरेक्शन चाहिए? V का। हमें नहीं पता V कैसे है, हमें पता ही कुछ भी नहीं पता हमें, ठीक है। हमें यहाँ से चाहिए राइट हैंड स्क्रू रूल जो क्रॉस प्रोडक्ट में होता है। पहले वेक्टर पे अपना सीधा हाथ रखो, फिंगर्स को बंद करो दूसरे की तरफ, तो पहला वेक्टर ओमेगा है, पहले लिखा हुआ है, दूसरा वेक्टर R है, बाद में लिखा हुआ है। ओमेगा क्रॉस R, ओमेगा क्रॉस R। थंब कहाँ आ रहा है? अपवर्ड। यही निकाला था, हाँ या ना? यही निकाला है। अब चेक करो,
मैं कह रहा हूं आर क्रॉस ओमेगा गलत है, देखो यहीं से साबित हो जाएगा। बॉडी कैसे मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये सही है, हालांकि नहीं है सही, मान रहे हैं कि ये गलत है, थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं कि ये सही है, हालांकि एक्चुअली गलत है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट का फील आ जाए। ठीक है, देखो बॉडी ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, हमें पता है, ऐसे फिंगर्स कर्ल किया, ओमेगा कहाँ आ रहा है, आउटवर्ड। ठीक है, ये ओमेगा है, ये आर है। ठीक हो गया। अब आपने माना हुआ है कि ये सही है, तो आर क्रॉस ओमेगा देखो, सीधा हाथ रखेंगे पहले वेक्टर पे, यहां पहला वेक्टर कौन है, आर, आर पे रखा ऐसे ऐसे, यहां तो कोई दूसरा वेक्टर है ही नहीं, तो ऐसे रखा। जब आर पे ऐसे हाथ रखा, फिंगर्स को यहां कर्ल किया, थंब कहां आ रहा है, डाउनवर्ड, थंब कहां आ रहा है, डाउनवर्ड। देखो आर पे रखा, इसको पहला वेक्टर मानते हुए ओमेगा की तरफ घुमा दिया, थंब कहां आ रहा है, डाउनवर्ड। यानी कि ये कह रहा है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड होना चाहिए, जो कि अकल में बात ही नहीं आती। क्यों भैया, बॉडी ऐसे घूम रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड किस खुशी में होगा। ठीक है, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, मतलब बॉडी के डायरेक्शन और मोशन के अलॉन्ग होगा ना भाई। बॉडी ऐसे मूव करती हुई जा रही है तो वेलोसिटी ऐसे 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 चलती भी जाएगी। समझ आ गई। तो ये एक्सप्रेशन गलत है, राइट हैंड स्क्रू रूल से भी देखा, और ये एक्सप्रेशन क्या है, सही है। ठीक है भैया, अब इसको अगर आप ओपन करोगे तो ये बन जाएगा v विल बी इक्वल टू ओमेगा आर साइन थीटा एन कैप। ये ध्यान में रखिएगा, ये जो एन कैप है ये इसी v का डायरेक्शन बता रहा है, ये यही चीज़ है। ये एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखें, मतलब ये जो ओमेगा क्रॉस आर कर रहे हो, इससे ये वेक्टर आ रहा है। वेक्टर के पास दो चीज़ें होती है मेरा बेटा, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन। तो इसमें अगर आप देखोगे ये जो एन कैप है, ये एन कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, ये जो आपने अभी निकाला, और ये बाकी की चीज़ क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो v विल बी इक्वल टू ओमेगा आर साइन थीटा। ये जो थीटा है ये एंगल है बिटवीन ओमेगा एंड आर, ओमेगा और आर के दरमियान। आर कहाँ है, ये रहा, ओमेगा कहाँ है, आउटवर्ड है। आर ये रहा, ओमेगा कहाँ है, आउटवर्ड है। तो चूंकि ये इस तरह से केस है, आर यहाँ है, ओमेगा यहाँ है, एंगल कितना है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, इसलिए हम पढ़ते हैं v इक्वल्स आर ओमेगा, ये 1 हो जाता है। तो हम लोग हमारे पूरे कोर्स में हम हर जगह पे क्या पढ़ रहे होंगे, v इक्वल्स आर ओमेगा। मैं आहिस्ता से सारी कहानी को रिपीट कर रहा हूं, समअप कर रहा हूं, गौर से सुनना और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लेना एकदम। हमने लीनियर वेलोसिटी और हमारी एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान में एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया, दैट वाज v इक्वल्स आर ओमेगा। हमने कहा v हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी है, उसको हमने देखा कि उनका डायरेक्शन अलोंग द क्या होता है, टेंजेंट होता है। फिर हमने वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा टेंजेंट के हवाले से। हमने ये पढ़ा कि अगर सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, हर टेंजेंट पॉइंट के साथ यूनिक होता है। पॉइंट चेंज, टेंजेंट चेंज, पॉइंट चेंज, टेंजेंट चेंज, इसको लिख लेना कहीं पे, क्योंकि अगले लेक्चर जो हम पढ़ेंगे जिसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, उसमें इसी पॉइंट के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूम रही होगी। ठीक है, पॉइंट चेंज, टेंजेंट चेंज, ठीक हो गया भैया। फिर हमने इसका वेक्टर फॉर्मूला देखा, मैंने आपको बताया v इक्वल्स ओमेगा क्रॉस आर क्यों सही है राइट हैंड स्क्रू रूल से, और v इक्वल्स आर क्रॉस ओमेगा क्यों सही नहीं है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर अगर आप दोनों वेक्टर्स की जगह अदली बदली कर दोगे तो आपके पास एंटी पैरेलल वेक्टर जनरेट होगा, जो कि गलत हो जाएगा ऑब्वियसली। तो आपने यहां से देख लिया। फिर मैंने बताया भाई इसको ओपन किया, ओमेगा आर साइन थीटा एन कैप आ गया। ये एन कैप तो v का डायरेक्शन बता रहा है जो हमने निकाल लिया, और साइन थीटा 1 कर दिया। क्यों, क्योंकि हमारे पास आर ये रहा और ओमेगा यहां पे आ रहा है, एंगल 90 डिग्री है, साइन 91 होता है, तो v इक्वल्स आर ओमेगा हम इस पूरे चैप्टर में इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब यहां 2-3 चीजें जरा पहले वो क्लियर कर लो, फिर आगे चलते हैं। पहली अहम चीज यहां से देखो, v इक्वल्स ओमेगा क्रॉस आर है, तो मेरा बेटा वेलोसिटी जो होगी ये हमेशा परपेंडिकुलर होगी किस किस के, आर एंड ओमेगा के। आर क्या चीज है मेरा बेटा, पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर का काम क्या होता है, ओरिजिन से किसी भी पॉइंट तक का लोकेशन डिफाइन करना। जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट मूव करते हुए इस पॉइंट पे आ गया तो यहां से ये ओरिजिन है मेरा, यहां से इस पॉइंट का लोकेशन जो वेक्टर डिफाइन कर रहा है वो आर कैप है। ऑब्जेक्ट मूव करते हुए यहां पे आ गया, ओरिजिन से इस पॉइंट का लोकेशन जो वेक्टर डिफाइन कर रहा है वो कौन सा है, आर है। ठीक है, आर कैप नहीं है, आई एम सॉरी, आर कैप जो है ना वो यूनिट वेक्टर होता है, आर है। आर वेक्टर क्या है, ये पोजीशन वेक्टर। सेट हो गया। अच्छा, v जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा किस किस के, आर एंड ओमेगा के। आप यहां से भी देखोगे तो आपको नजर आ रहा है, चेक करा देते हैं अभी आपको। ओमेगा का डायरेक्शन कहां है, आउटपुट। वेलोसिटी कहां है, ये रही वेलोसिटी। एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। वेलोसिटी और इसके दरमियान में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। समझ आ गया। अच्छा,
आर का डायरेक्शन कहाँ है, ये रहा, वी कहाँ है, ये रहा, एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। हर जगह पे ऐसे ही होगा, जहां दिल करे निकाल लो। यहां निकाल के देख लेते हैं, इस पॉइंट पे निकाल लेते हैं। मैंने जो बात बताई है कि वेलोसिटी हमेशा आर और ओमेगा के साथ कैसी होगी, परपेंडिकुलर। चेक कर लो जरा, इस पॉइंट पे अगर मैं पूछता हूं वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो भाई ये होगा, ऐसे ही होगा ना, अलोंग द टेंजेंट। नहीं तो निकाल के चेक कर लो भैया, आ जाएगा। देखो निकाल के चेक कर लो, निकालो यहां पे निकालो। आर वेक्टर ये रहा, ओमेगा कहाँ है, आउटवर्ड है। ऐसे ही है ना भाई साहब, ऐसे ही कुछ कुछ, ऐसे ही है कुछ कुछ, ठीक है। ये रहा कुछ ऐसे, ये रहा आर ऐसे, ओमेगा ये रहा, ऐसे ही मेरा बच्चा, ऐसे ही ये ऐसे इसकी तरफ, ये सीधे हाथ पे रखा है, ऐसे सीधे हाथ को रखा पहले वेक्टर की तरफ। पहला वेक्टर कौन सा, ओमेगा, ऐसे लेके कुछ यहाँ पे आ रहा है, देखो कुछ यहाँ पे आ रहा है, आ रहा है ऐसे, मतलब वही होगा ना, अलोंग द टेंजेंट होगा। अब देखो इधर, ये रहा मेरा बेटा, ये आर कैप है, आर कैप और टेंजेंट कैसे नजर आ रहे हैं, परपेंडिकुलर। सर्कुलर मोशन के अंदर ये वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, आंखें बंद करके लिख लो। सर्कुलर मोशन के अंदर ये जो वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, और ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। आप में से जो लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं वो आगे जाके सर्कल की ये प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे कि रेडियल लाइन, ऐसी लाइन जो सेंटर से पास कर रही होती है उसे रेडियल लाइन कहते हैं। रेडियस वाली लाइन, या जिसको हम पोजीशन वेक्टर कह रहे हैं, और जो टेंजेंट है उस पॉइंट पे, वो हमेशा आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। हमने देख भी लिया, ओमेगा कहाँ पे है, आउटपुट है, ओमेगा कहाँ है, आउटपुट है। और ये इस तरह से एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। अरे भैया एक बाहर है, कैसे है, एंगल कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री बन रहा होगा। तो ये लिख दिया, टेंजेंशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड ओमेगा। ठीक हो गया। साथ आपने आर भी पढ़ लिया। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है। सर्कल के हवाले से एक बात जहन में रखिएगा, जब कोई बॉडी दायरे में घूम रही है तो जो आर वेक्टर है, आर पोजीशन वेक्टर है, ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। सर ये क्यों कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, देखो ये बने हुए हैं ना, इनसे देख लो, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ये ई पॉइंट। आप एक बात बताओ, ये ओरिजिन है, पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। ओरिजिन से किसी भी पॉइंट तक का जो वेक्टर होता है, ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की लोकेशन को डिफाइन करने वाला जो वेक्टर है, उसे हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहता हूं ओरिजिन से यहां तक आने वाला पोजीशन वेक्टर आर ए है, ठीक है, आर ए है, जो बता रहा है 2 कदम एक्स पे चलो, 3 कदम यहां चलो, 4 कदम वहां चलो, तो आप ओ से ए पे पहुंच जाओगे। क्या अगर मैं किसी को ये वाला वेक्टर दूं तो वो ओरिजिन से पॉइंट बी पे पहुंच सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? ओरिजिन से यहां तक आने के लिए जो वेक्टर है वो तो इसकी लोकेशन बताएगा। तो अगर वो कह रहा है 3 कदम एक्स एक्सिस पे चलो, तो आप सिर्फ ए पॉइंट पे पहुंचोगे। अगर आपको बी पे जाना है तो बी का एड्रेस ए से क्या है, चेंज है, तो इसका पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन डिफरेंट होगा इसके मुकाबले में, इसका अलग, इसका अलग। तो जहन में रखना, व्हेनेवर अ बॉडी इज रोटेटिंग इन अ सर्कल, पोजीशन वेक्टर कंटिन्यूसली चेंज होता है हर पॉइंट के लिहाज से, जैसे टेंजेंट चेंज होता है। क्यों? पोजीशन वेक्टर का काम क्या है, ओरिजिन से उस पॉइंट तक का लोकेशन बताना। तो पॉइंट चेंज तो पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, चेंज। लेकिन मैग्नीट्यूड सारे पोजीशन वेक्टर का एक बराबर रहेगा। क्यों भाई? देखो ये भी रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस है। तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ध्यान में रखिएगा। तो पोजीशन वेक्टर इटसेल्फ कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, जो कि सर्कुलर मोशन में रेडियस के बराबर है। क्लियर हो गया? चलो कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। ये सब बातें नोट कर लेना भैया, ये सब बातें आगे ऑल्टरनेटिंग करंट में और आगे एसएचएम ऑसिलेशन के अंदर बहुत हेल्प करने वाली है, इसीलिए इतनी डिटेल से बेसिक्स बता रहा हूं। अब देखो मेरा बेटा, यहां पे ना एक छोटी सी चीज और समझते हैं, देन हम आगे चलते हैं। चैप्टर की हेडिंग पढ़ो। चैप्टर की हेडिंग क्या है? सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। मैंने आपको इसका फर्क बताया था स्टार्टिंग के लेक्चर में, फिर रिपीट कर देता हूं। देखो बेटे, जब कोई बॉडी सर्कल में घूमती है, दायरे में घूमती है, तो जो उसका सेंट्रल पॉइंट होता है जिसके अबाउट में बॉडी घूम रही है, वो कहलाता है पॉइंट ऑफ रोटेशन। पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या है? जिसके अबाउट में बॉडी घूम रही है। एक इमेजिनरी लाइन अगर आप अज्यूम करो कि उसमें से पास कर रही है, और जैसे मिसाल के तौर पे ये मान लो सर्कल है, ये है पॉइंट ऑफ रोटेशन। एक इमेजिनरी लाइन मान ली ये रही, ये लाइन कहां से पास कर रही है? पॉइंट ऑफ रोटेशन से, और परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ रोटेशन के। ये पूरा प्लेन ऑफ रोटेशन है, इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये कहलाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या कहलाता है भैया? एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन कोई लाजमी नहीं है फिजिकल हो, टेंजेबल हो सकता है एक्सिस ऑफ रोटेशन इमेजिनरी हो। जैसे
अगर मैं फुटबॉल को ऐसे गोल रोल करके ऊपर उछाल दूं, फुटबॉल ऐसे गोल 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 घूमता हुआ कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। तो वो जो गोल गोल घूम रहा है वो अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द घूम रहा है, जो एक इमेजिनरी लाइन है जो फुटबॉल के सेंटर से पास कर रही है। अर्थ रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के गिर्द, जो 24 घंटे में रोटेशन पूरी होती है। अब अर्थ जो रोटेट कर रहा है, अर्थ के सेंटर से कोई रॉड थोड़ी पास कर रही है, वो एक इमेजिनरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके इर्द गिर्द अर्थ क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो रोटेशनल मोशन एक ऐसा सर्कुलर मोशन होता है जिसके अंदर एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर से पास कर रहा होता है, जैसे अर्थ की रोटेशन, जैसे फुटबॉल की रोटेशन। सही है। सर्कुलर मोशन एक ऐसा ऑर्बिटल मोशन है जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर नहीं लाई करता, बाहर लाई करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है तो न्यूक्लियस पॉइंट ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन न्यूक्लियस से पास कर रहा है, इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। अर्थ सन के इर्द गिर्द घूम रहा है, सन सेंटर पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो ये सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन को ऑर्बिटल मोशन भी कहते हैं, रोटेशनल मोशन को क्या कहते हैं? स्पिन मोशन भी कहते हैं। अब इसी को देखने का एक नया जाविया दिखाते हैं आपको, ठीक है? तो उसके बाद एक जुमला बताऊंगा, उस कॉन्सेप्ट को फिर फील करना, ठीक है? ये मान लो हमारे पास एक मार्कर है, सही? मान लो ये मार्कर ना सेंटर से पिवट हुआ हुआ है और ये ऐसे गोल 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 घूम सकता है, ठीक है? ऐसे गोल गोल घूम सकता है। ये मार्कर ऐसे घूम रहा है, ठीक है? ये मार्कर घूम रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं ये मार्कर सर्कुलर मोशन कर रहा है या रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो क्या ख्याल है? ये रोटेशनल मोशन कर रहा है। क्यों? ये है इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन जिसके इर्द गिर्द ये मार्कर या ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। तो पॉइंट ऑफ रोटेशन से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करेगा जो कि इस प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होगा। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर से पास कर रहा है, तो हम कहेंगे ये स्पिन मोशन है या रोटेशनल मोशन है। ऐसे ही है भैया। अगर मैं यहां ड्रॉ करके दिखा दूं, आप मार्कर को ऊपर से देख रहे हो, गौर से देखना, आप मार्कर को कहां से देख रहे हो? ऊपर से। तो मेरे बच्चे जब आप मार्कर को ऊपर से देख रहे हो तो भाई साहब आपका मार्कर जो है ना वो ये है। मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर है, ठीक है? फिर देखो आप कहां से देख रहे हो? ये देखो, ये जो है ना मार्कर, अब मान लो सेंटर से नहीं, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है ताकि आपको ये पॉइंट समझ में आ जाए। देखो ऐसे गोल घूम रहा है, ऐसे ऐसे, सही, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है? या अगर ऐसे ही मानना है तो सिर्फ एक साइड वाली मान लो ताकि ये डायग्राम समझ में आ जाए, ठीक है? सिर्फ आधा हिस्सा मान लो, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, ठीक है? अब ये जो मार्कर है ये गोल गोल घूम रहा है। हमें पता है ये जो मार्कर है ये रोटेशनल मोशन कर रहा है। ये मार्कर यकीनन डिफरेंट पॉइंट से मिलके बना होगा। मान लो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा बी, एक पॉइंट ये रहा सी। सर कौन से पॉइंट्स? देखो भैया फिर देख लो भाई, ये मार्कर है, अगर इस तरीके से ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है तो भाई ये मार्कर डिफरेंट पॉइंट से मिलके बना है ना, मतलब डिफरेंट छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके बना होगा मार्कर ये। तो एक पार्टिकल यहां मान लिया, एक यहां मान लिया, एक यहां मान लिया। अब थोड़ी देर के लिए सिर्फ इमेजिन करो ये पार्टिकल ए बी सी, और से देखना, पार्टिकल ए बी सी, ये मार्कर इटसेल्फ क्या कर रहा है? रोटेशनल मोशन कर रहा है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके अंदर से पास कर रहा है। और ये जो पार्टिकल ए बी सी हैं ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं मार्कर के एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द। ऊपर से देखो, जब आप ऊपर से देखोगे मेरा बेटा, ये मार्कर, ये पूरा मार्कर ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मार्कर के अंदर से पास कर रहा है। ये भाई साहब घूमते हुए यहां कहीं पे आ गए, मान लो इस जगह पे आ गए, ठीक है? मार्कर ऐसे घूमता हुआ यहां आ गया, तो आपका जो ए पार्टिकल था वो ऐसे यहां पे आ गया, बी पार्टिकल ऐसे यहां पे आ गया, सी पार्टिकल ऐसे यहां पे आ गया। तो आप नोट करो, क्या आपको ये नजर आ रहा है कि ए पार्टिकल ने ऐसे एक सर्कुलर मोशन किया, बी पार्टिकल ने ऐसे एक सर्कुलर मोशन किया, और सी पार्टिकल ने ऐसे एक सर्कुलर मोशन किया? हाँ या ना? हाँ या ना? तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि हर वो रिजिड बॉडी, रिजिड ऐसी बॉडी को कहते हैं जो आराम से डिफॉर्म ना हो सके। हम कहते हैं ना, यार भाई तुम तो बहुत रिजिड हो, बहुत जिद्दी हो, अपना फैसला चेंज ही नहीं करते। ऐसा होना नहीं चाहिए, बंदे को रिजिड नहीं होना चाहिए। तो हम कहते हैं जो रिजिड बॉडी है, जब कोई रिजिड बॉडी रोटेट करती है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सर्कुलर मोशन करते हैं अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज पासिंग थ्रू द रिजिड बॉडी। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, सर्कुलर मोशन इज अ सबसेट ऑफ रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन का सबसेट है। बॉडी खुद क्या कर रही है? रोटेशनल मोशन। और जो उसके पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन। एक और मिसाल से समझा देते हैं आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो?
ये मान लो अर्थ है, ये मान लो क्या अर्थ है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो अर्थ के सेंटर से पास कर रहा है। अर्थ इसके इर्द गिर्द घूम रही है और 24 घंटे में अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है। अर्थ का मोशन है तो वो रोटेशनल मोशन होगा। अब अर्थ यकीनन पार्टिकल से मिलकर बनी है, मैं भी तो एक पार्टिकल हूं जो अर्थ के ऊपर मौजूद है। अरे भैया, अर्थ का जब टोटल मास कैलकुलेट किया जाएगा सब चीज़ों का मिला के जो अर्थ के ऊपर मौजूद है, तो मेरा मास भी उसमें शामिल होगा, सही है। तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। अब सिर्फ मेरा मोशन देखो, जब अर्थ ऐसे गोल 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 घूम रही है तो बिलाल भाई कैसे जा रहे हैं, बिलाल भैया ऐसे 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 जा रहे हैं, तो बिलाल का मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन है अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज पासिंग थ्रू द अर्थ। पॉइंट क्लियर हुआ? तो 2 पॉइंट नोट करना, क्या कि जो कोई रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन करती है, एवरी पार्टिकल ऑफ दैट रिजिड बॉडी विल परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन अलोंग द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि बॉडी के सेंटर से पास कर रहा है। वो उस पार्टिकल के लिए तो आउटसाइड हो गया, तो वो सर्कुलर मोशन हो गया उस पार्टिकल का। दूसरा पॉइंट, सर्कुलर मोशन इज अ सबसेट ऑफ रोटेशनल मोशन। क्लियर है भाई साहब? चलो अब आ जाओ इस फिगर के ऊपर वापस। जब आपके पास ये रिजिड बॉडी है, ये रेड लाइन मार्कर है मेरा जो मैंने दिखाया ना, ऐसे मूव करके गया। जब ये रिजिड बॉडी पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे चली गई या पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे चली गई, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गौर से देखना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हुई, हाँ या ना? गौर से सुनो, ये पार्टिकल है उस रिजिड बॉडी के ऊपर मौजूद है जो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, जबकि रिजिड बॉडी क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन। जब रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन करता हुआ पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे गया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, थीटा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पार्टिकल ए बी सी तीनों को देखता हूं तो क्या तीनों ने एक जितना लीनियर डिस्टेंस कवर किया या अलग अलग? अलग अलग कवर किया। ए ने सबसे कम लीनियर डिस्टेंस, बी ने उससे ज्यादा आर्क लेंथ, सी ने सबसे ज्यादा आर्क लेंथ। तो ये बात हमें वैसे तो नजर आ रही थी, लेकिन आपको अब यहां से कॉन्सेप्ट का फील आना चाहिए। देखो, S इक्वल आर टाइम्स ऑफ थीटा, और से देखना, फॉर सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है तो S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। जिस पार्टिकल का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना ज्यादा होगा, ये R क्या है, रेडियस। भाई A जो सर्कल बना रहा है उसके लिए रेडियस भी यही होगा, B जो सर्कल बना रहा है उसके लिए रेडियस ये होगा, C जो सर्कल बना रहा है उसके लिए ये रेडियस होगा। इसी रेडियस को मैं ये भी तो कह सकता हूं, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जिस पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन जितना ज्यादा होगा, आर्क लेंथ वो उतनी ज्यादा कवर करेगा। तो अपने पास पहला पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या नोट करोगे, अगर कोई रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है तो फॉर सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट्स कवर्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स। अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्वीप कर रही है, तो उसके डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगी, जो आर्क लेंथ कवर हो रही होगी, वो सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए डिफरेंट होगी। देखो, लाइन के दरमियान में एंगल एक ही बन रहा है, लेकिन इसकी छोटी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसकी बड़ी, इसकी और बड़ी। और मिसाल ले लेते हैं एक, हमने साथ साथ लीनियर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, v इक्वल्स आर ओमेगा। अब देखो, जब आप यहां से यहां पे गए तो एंगुलर वेलोसिटी सारे पार्टिकल्स की एक जितनी है। क्यों? ए जब यहां से यहां गया, इसका भी थीटा वही है, बी का भी थीटा वही है, इसका भी थीटा वही है। भाई थीटा वही है, थीटा चेंज नहीं हो रहा सर, लेकिन आगे जाके ये बड़ी होती जा रही है ना, इससे क्या फर्क पड़ता है? थीटा क्या होता है, लाइन के दरमियान का एंगल कितना है, वो तो वही है। जितना दूर जा रहे हैं उससे थोड़ी, एंगल तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे निकालते हो लाइन के, हमेशा एंगल सेम है। तो मैं कह रहा हूं एंगुलर वेलोसिटी सेम है। क्यों एंगुलर वेलोसिटी सेम है? एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा इक्वल्स थीटा डिवाइडेड बाय टाइम। तो भाई ए जब यहां से यहां आया, वही थीटा वही टाइम लगा, बी भी उसी टाइम पे आया। भाई मार्कर जब आपका, ये मार्कर को जरा इमेजिन करो, देखो ये मार्कर जब ऐसे घूमेगा तो जब ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आएगा तो मार्कर के सारे पार्टिकल्स एक साथ ही आएंगे ना। ये तो हो नहीं सकता कि जो मार्कर का शुरू वाला पार्टिकल है वो पहले आ जाए क्योंकि उसका छोटा सर्कल है, आखिरी वाला पार्टिकल बाद में आ रहा हो। ऐसा कभी हुआ? आपने किसी चीज को घुमाया तो उसके आखिरी वाले पार्टिकल बाद में आ रहे हो, शुरू वाले पहले आ जाए? नहीं, सब साथ आते हैं। इसलिए मैंने कहा रिजिड बॉडी है। अब हो सकता है आपको ऐसी बॉडी जैसे लहराती हुई आ रही हो, वो रिजिड नहीं है फिर, ठीक है। तो मैं रिजिड बॉडी की बात कर रहा हूं बार बार, ठीक है। तो
इन सब की एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एक बराबर, क्योंकि सब ने थीटा 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 एक जितना कवर किया, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक जितना कवर किया, टाइम भी एक जितना लिया, तो थीटा अपॉन टी सबके लिए एक हो गया। तो जब एंगुलर वेलोसिटी सेम है उसके बावजूद लीनियर वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है। देखो भैया, लीनियर वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये सवाल माजी में पूछा गया आगा खान के अंदर, उन्होंने स्टेटमेंट लिख दिया कि इज इट पॉसिबल for particles to have different linear velocity despite the fact that they have same angular velocity। तो भी पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, अगर आप सेंटर ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पार्टिकल का फासला डिफरेंट करते जाओगे तो जितना बाहर वाला पार्टिकल है उसकी लीनियर वेलोसिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। अकल से सोचो ना, ए ने सिर्फ यहां से यहां जाना है, सी ने जितनी देर में ए यहां से यहां जाएगा, सी ने उतनी ही देर में यहां से यहां आना है। कोई और पार्टिकल डी बाहर है, जितनी देर में ए यहां से यहां जाएगा, डी ने उतनी देर में इतना बड़ा लीनियर डिस्टेंस कवर करना है। तो जितना बड़ा लीनियर डिस्टेंस कवर करना होगा, लीनियर वेलोसिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब किताब पढ़ना, अक्सर बच्चे पूछते हैं सर कौन सी किताब पढ़े। बच्चे जो किताब दिल करता है पढ़ लो, ए लेवल्स की, ओ लेवल्स की, सिंध की, पंजाब की, केपीके की, बलूचिस्तान की, आज़ाद जम्मू कश्मीर की, फेडरल की, जो दिल करता है किताब पढ़ो, सब समझ में आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, समझ आ गई ये बात, अपने पास लिख लेंगे। ठीक है, कि जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, अगर एंगुलर वेलोसिटी उनकी सेम है उसके बावजूद लीनियर वेलोसिटी कैन बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कॉपी कर लीजिए, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बच्चा, हम लोगों को ये चीज समझ में आ गई कि जब कोई बॉडी दायरे में घूमती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, एट द सेम टाइम लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कुछ टाइम में कवर करी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर करी तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, लीनियर वेलोसिटी। समझ आती है, परफेक्ट होता है, बेहतरीन होता है। अब एक मिसाल से समझते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो देखो देखो मेरा बेटा, हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली क्या बताता है, स्पीड ऑफ रोटेशन। मान लो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे ओरिजिन से यहां मौजूद है। ठीक है मेरा बेटा, ये पॉइंट ए है, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, और इस वक्त ये रोटेट कर रहा है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी है कुछ ओमेगा आई। ठीक है, और कुछ टाइम बाद वो यहाँ पे आ गया, या इसको ओमेगा आई ना करो, ओमेगा आई से समझना मुश्किल हो जाएगा। देखो, मान लो इसकी अभी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है 4 रेडियन पर सेकेंड। कुछ टाइम बाद, टाइम टी सेकेंड के बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी, मिसाल दे रहा हूँ, बढ़ के हो गई 8 रेडियन पर सेकेंड। देखो समझो ज़रा, पहले वो 1 सेकेंड में 4 रेडियन एंगल घूम रहा था, अब कितनी हो गई, 1 सेकेंड में 8 रेडियन एंगल घूमेगा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई। एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और हमें ये बात पता है कि अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तो बॉडी के पास एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी। पढ़ चुके ना ये बात, एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या आती है, एंगुलर एक्सेलरेशन। फॉर्मूला भी हमें पता है कि जनाब अल्फा विल बी इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। अब आप एक चीज देखो, आपको अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ाया, v इक्वल्स आर ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी किस पे डिपेंडेंट है, ओमेगा पे। खुद सोचो, जब ओमेगा चेंज होगा, ओमेगा क्या चीज है, एंगुलर स्पीड, इसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ रोटेशन। कितनी तेजी से आपका ऑब्जेक्ट घूम रहा है, कितनी तेजी से बॉडी घूम रही है। तो जब आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ेगी तो इसका मतलब उसकी लीनियर स्पीड भी क्या होगी मेरा बेटा, बढ़ेगी। सर कॉन्सेप्ट का जरा फील दिलाएं, देखो फील दिलाएं। मान लो बॉडी ने 1 सेकेंड लिया यहां से यहां तक आने में, तो ये एंगल कवर हुआ 4 रेडियन, मिसाल दे रहा हूं, समझना, गौर से सुनना। 1 सेकेंड में बॉडी यहां से यहां आई, 4 रेडियन पर सेकेंड थी ना, 1 सेकेंड में बॉडी यहां से यहां आई, एंगल कितना कवर हुआ, मान लो 4 रेडियन एंगल कवर हुआ, और ये जो डिस्टेंस कवर हुआ ना अलोंग द आर्क, ये कितना हुआ मेरा बेटा, 4 मीटर। तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 4 मीटर कवर किया। अब कितनी है, 1 सेकेंड में 8 रेडियन एंगुलर वेलोसिटी है। तो भाई अब वो मान लो यहां पे था, यहां से कहीं यहां पे आ गया, ये अब कितना कवर किया इसने, 8 रेडियन कवर किया। कितना कवर किया, 8 रेडियन 1 सेकेंड में, मिसाल दे रहा हूं। तो उसी सेकेंड में बॉडी ने ये वाली जो वेलोसिटी, ये वाला जो डिस्टेंस था वो भी कितना कवर किया, 8 मीटर। तो आप देखो
जब बॉडी के एंगल कवर करने की रफ्तार बढ़ गई तो बॉडी की लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर करने की रफ्तार भी क्या हो गई, बढ़ गई। भाई खुद सोचो, बॉडी जितनी तेजी से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उतनी तेजी से आर्क लेंथ कवर करेगा, हाँ या ना? अरे भैया बॉडी जितनी तेजी से घूमेगी आर्क लेंथ भी उतनी तेजी से कवर होगी। तो यही तो कह रहा हूं, V इक्वल्स आर ओमेगा। V किस पे डिपेंडेंट है, ओमेगा पे। जैसे जैसे स्पीड ऑफ रोटेशन चेंज होगा वैसे वैसे टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, चेंज होगा। इसलिए मैंने कहा लीनियर स्पीड भी क्या होगी, चेंज होगी। अपने पास कहीं पे ये चीज अच्छे से नोट डाउन कर लेना कि जब कभी भी स्पीड ऑफ रोटेशन चेंज होगी तो लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। मैग्नीट्यूड चेंज होगा। मैग्नीट्यूड क्या है, एक सेकंड में कितना मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक सेकंड में कितनी आर्क लेंथ कवर कर रहा है। तो जब आप ये मेक श्योर करोगे कि ये एक सेकंड में जो रेडियन कवर कर रहा है वो ज़्यादा हो जाए तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये एक सेकंड में जितने मीटर आर्क लेंथ कवर कर रहा है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ आ गई बात की? V इक्वल्स आर ओमेगा। तो भाई साहब देखो, जब बॉडी A पॉइंट से B पॉइंट पे आई इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई, एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया होगा, चेंज हो गया होगा। बॉडी तेजी से एंगल कवर करना शुरू हो रही है तो अब तेजी से आर्क लेंथ भी क्या होगी, कवर होगी। यानी कि मैं इसे ऐसे कह सकता हूं, V इक्वल्स आर ओमेगा। तो डेल्टा V विल बी इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तो लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, चेंज होगा। और दूसरी चीज, एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज हुई है मैग्नीट्यूड के सेंस में, यानी कि पहले वो एक सेकंड में कम एंगल कवर कर रहा था, अब एक सेकंड में ज्यादा है। मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है, सेंस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं तो भाई साहब ये हो जाएगा, ये बन जाएगा। अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूं दोनों तरफ, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज जीरो, ये क्या बनेगा भाई साहब, डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी will be equal to r into limit delta t approaches 0 delta omega divided by delta t। पीछे से नजर आ रहा है या नहीं आ रहा भाई साहब, आ रहा है। ठीक है, ये जो है ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है मेरा बेटा, एक्सेलरेशन होता है। इसे हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या नाम देते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन r। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, अल्फा। AT इक्वल्स आर अल्फा। फिर सुनो फिर समझो भैया, जो हम इस पे इतना टाइम लगा रहे हैं ये आपको आगे जाके अभी एक तो अगले लेक्चर में एहसास हो जाएगा, और साथ साथ ये जब SHM और ऑल्टरनेटिंग करंट के कॉन्सेप्ट आएंगे वहां एहसास होगा बहुत तफसील से। ठीक है, हमने ये पढ़ा जब कोई बॉडी दायरे में घूमती है तो एंगल बना रही है सेंटर पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एट द सेम टाइम आर्क लेंथ कवर कर रही है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। कितना टाइम लग रहा है, डिवाइड कर दिया दोनों को, तो यहां से आई एंगुलर वेलोसिटी, वहां से आगे लीनियर वेलोसिटी। अब ये जो एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, कैसे चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। हो सकता है बढ़ रहा हो सकता है कम हो रहा हो। बढ़ रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन, कम हो रहा है तो एंगुलर डिसेलरेशन। अगर वक्त के साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ऑटोमेटिकली लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, चेंज होगा। जैसे जब आप इलेक्ट्रिकल फैन स्विच ऑन करते हो उसके ब्लेड के घूमने की रफ्तार बढ़ रही होती है, स्टार्ट में स्पीड इंक्रीज हो रही होती है, ओमेगा बढ़ रहा होता है, तो लीनियर वेलोसिटी भी बढ़ रही होती है। एक सेकंड में वो ज्यादा एंगल कवर करने की कोशिश करता है, ये एक सेकंड में ज्यादा आर्क लेंथ कवर करने की कोशिश करती है। सिमिलरली फैन स्विच ऑफ करते हो तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होती है, लीनियर वेलोसिटी भी क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। तो हमने कहा भाई इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंगुलर एक्सेलरेशन। चेंज इन टेंजेंशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है, जब कभी भी टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, सर डायरेक्शन कहां से आ गया, देखो टेंजेंशियल वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर दो तरह चेंज हो सकता है, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दो या उसका डायरेक्शन चेंज कर दो। अभी हमने ये बात नहीं करी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर डायरेक्शन के चेंज होने से चेंज हो तो क्या होगा, वो अगला लेक्चर है पूरा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर डायरेक्शन के चेंज होने से चेंज हो तो क्या होगा, वो अलग मंजन है पूरा। अभी हम बात कर रहे हैं अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, और टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक ही तरह चेंज हो सकता है कि आप बॉडी की एंगुलर स्पीड या तो बढ़ा दो या कम कर दो। बढ़ाने का मतलब मजीद तेज घुमाना शुरू कर दो, कम करने का मतलब आहिस्ता कर दो। अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है मतलब एंगुलर स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी जीरो। लिख के डब्बा बना लेना इसको।
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब आएगी? जब टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या तो बढ़ेगा या कम होगा, एंगुलर स्पीड के बढ़ने से या कम होने से। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। आसान भाषा में, व्हेनेवर टेंजेंशियल वेलोसिटी विल चेंज ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड, मीटर पर सेकंड में चेंज आ रहा है, तो जो लीनियर एक्सेलरेशन आती है वो क्या कहलाती है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसे सेंट्रीपिटल नहीं कहते। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आती है जब टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज होती है अपने डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से। वो पूरा लेक्चर है आगे का, ठीक है। इसको अगर मैं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर लिखूंगा तो ये भी हो जाएगा अल्फा क्रॉस ऑफ आर, ठीक है। वैसे AT इक्वल्स अल्फा क्रॉस ऑफ आर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन और ये क्या है? पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन से पॉइंट तक का फासला बताना। इसमें भी आर क्रॉस अल्फा अगर आप पढ़ते हो तो वो गलत है, लिख के काट देना उसे, ठीक है भैया। अब इसी में जरा समझते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है मेरा बेटा। चलो इतना हिस्सा पहले कॉपी कर लो, ठीक है, मैंने पहले ही मिटा दिया। फिर इसके बाद एक सवाल करते हैं बच्चे। अगर आप साथ साथ नोट्स बनाते जाओगे, ECAT MD-CAT की कोई फिजिक्स कहीं से पढ़ने की कोई नीड नहीं है, तसल्ली से बस नोट्स देखना, सारा काम हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो देखो, ये मान लो बच्चे हमने 3 दायरे बना दिए। तीनों केस के अंदर जो बॉडी है ना भाई साहब वो ऐसे घूम रही है, ठीक है, ऐसे घूम रही है। ये कौन सा है भाई? एंटी क्लॉकवाइज मैनर है, हमें पता ही है ये बात तो अच्छे तरीके से। एंटी क्लॉकवाइज मैनर में बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है भाई साहब। अच्छा ये आ गया समझाने के लिए, ठीक है, ये आ गया। पॉइंट मार्क कर लेते हैं अपने हिसाब से। ये पॉइंट है जहां पे हमने पार्टिकल के ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं। अगर मैं पोजीशन वेक्टर देखूं तो मेरा बेटा ये है पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट का ये है पोजीशन वेक्टर। और हम ये बात पढ़ चुके कि जब बॉडी दायरे में घूमेगी तो पोजीशन वेक्टर कंटिन्यूसली चेंज होता है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर क्या है? ओरिजिन से उस पॉइंट तक का लोकेशन। तो ओरिजिन से इस पॉइंट तक का लोकेशन कुछ और है, ओरिजिन से यहाँ का लोकेशन कुछ और है, ठीक है। ये आ गया भाई साहब आर वेक्टर, ठीक है मेरा बेटा। अच्छा अगर मैं आपसे सबसे पहले बोलूँ मुझे ओमेगा का डायरेक्शन बता दीजिए। भैया ब्लैक मार्कर कहाँ चला गया? अगर मैं सबसे पहले आपको बोलूँ मेरा बेटा कि मुझे ओमेगा का डायरेक्शन बता दीजिए, कैसा है भाई? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी बॉडी घूम रही है तो ओमेगा क्या हो गया? आउटवर्ड। ओमेगा हो गया आउटवर्ड। इसमें भी ओमेगा क्या हो जाएगा भाई साहब? आउटवर्ड। ओमेगा क्या हो जाएगा भाई साहब? आउटवर्ड। अब मैं अगर आपको बोलूं कि मुझे टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन बता दिए तो भाई टेंजेंट होगा, और कैसा टेंजेंट होगा? एंटी क्लॉकवाइज टेंजेंट होगा, यानी कि ऐसे। ये हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा भाई साहब एंटी क्लॉकवाइज टेंजेंट। ये क्या बनाया आपने? ये आपने बना ली टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी ठीक हो गया। इस टेंजेंशियल वेलोसिटी को आप वैसे भी देख सकते हो। आपने कभी नोट किया बारिश के अंदर जो आगे अगर बाइक वाला जा रहा है तो उसके टायर से कीचड़ उछल उछल के आपकी शर्ट को दागदार कर रहा होता है। क्यों? वो टायर ऐसे घूमता है तो उसमें जो कीचड़ के पार्टिकल्स होते हैं सर्कुलर मोशन करते हैं, सर्कुलर मोशन। तो जैसे ही वो नीचे ज़मीन से फ्री होते हैं वो ऐसे टेंजेंशियली उड़ते हुए आपके पास आते हैं। यही वजह कहा जाता है कि भाई उसके पीछे आप एक दुम लगा लो, फ्लैपर लगा लो। समझ आ रहा है? एक और, आप धागे में कोई चीज़ बांधो, ऐसे घुमाना शुरू करो उसे गोल गोल, जैसे ही छोड़ोगे वो कहाँ पे जा रहा होगा? अलोंग द टेंजेंट टू द पॉइंट जा रहा होगा। ठीक है, चलो अब इसको हम मान के चल रहे हैं। यहाँ पे इस वाले केस के अंदर जो बॉडी मूव कर रही है विद एन इंक्रीजिंग स्पीड कर रही है, यानी कि स्पीड बढ़ती जा रही है। मिसाल ले लो कि आपने कोई फैन है उसे जस्ट स्विच ऑन किया, अभी अभी स्विच ऑन किया, इसको आपने मान लिया कि ये जो है मेरा बेटा मूव कर रहा है विद आ डिक्रीजिंग स्पीड, और आपने मान लिया ये आपकी एग्जांपल है कि आपका जो फैन है वो चल रहा था, आपने उसे स्विच ऑफ कर दिया। ये बॉडी मूव कर रही है विद आ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है ना स्पीड बढ़ रही है ना कम हो रही है। आपने फैन स्विच ऑन किया, कुछ टाइम गुजरने के बाद की स्पीड है उसकी, जाहिर है कुछ टाइम गुजरने के बाद स्पीड कैसी हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। तो वो ये केस है। ठीक है भाई साहब, चलो अब अगर मैं आपसे इसमें पूछता हूँ अल्फा बताओ, पहले बताओ अल्फा कहाँ कहाँ होगा, कहाँ कहाँ नहीं होगा? भाई यहाँ होगा क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, यहाँ होगा क्योंकि एंगुलर स्पीड कम हो रही है, यहाँ होगा नहीं होगा। तो भाई साहब यहाँ तो अल्फा होगा ही नहीं। अल्फा क्यों नहीं होगा? अल्फा क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा ना डायरेक्शन चेंज हो रहा। भाई डायरेक्शन ओमेगा आउटवर्ड है क्योंकि ये सेंस ऑफ रोटेशन है, और ओमेगा कैसा है? कांस्टेंट है।
जब आपके पास डेल्टा ओमेगा 0 है तो ऑटोमेटिकली अल्फा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि AT भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि AT इज आर अल्फा, अल्फा होगा तो AT एग्जिस्ट करेगा। यूं भी कह सकते हो कि जो चेंज इन टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो 0 है। इस केस के अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। मैं बार बार मैग्नीट्यूड का लफ्ज कह रहा हूं क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन मुसलसल चेंज हो रहा है। टेंजेंशियल वेलोसिटी का अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो उसकी वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं आएगा, सेंट्रीपिटल आएगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिपेंडेंट है टेंजेंशियल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के चेंज होने पर। तो चूंकि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0। साथ आप लिख भी दो, सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगले लेक्चर में पढ़ना ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है पूरा जो आपने पढ़ना है अगले में, ठीक है। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे जिसमें दोनों चीज़ें चेंज होती हैं। खैर बात की बात है, इधर आ जाओ। अब हमें ये बात पता है कि मेरा बेटा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पैरेलल होते हैं अगर स्पीड बढ़ रही हो, और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एंटी पैरेलल होते हैं अगर स्पीड कम हो रही हो। स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर स्पीड बढ़ती है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या होते हैं भैया, पैरेलल। तो ओमेगा आउटवर्ड है तो ऑटोमेटिकली अल्फा भी क्या हो जाएगा, आउटवर्ड। अल्फा भी क्या हो जाएगा, आउटवर्ड। टेंजेंशियल वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है ये, तो मेरा बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी यही होगा। समझ आ गया भाई। ये सब टेंजेंट है, एक के ऊपर दूसरा बना हुआ होगा। मैंने समझाने के लिए अलग से बनाया है, ऐसे नहीं कि ये अलग से हैदराबाद ने बना दिया है पॉइंट इधर, ठीक है, समझाने के लिए बताया। अब यहाँ देखो ये क्या हो रहा है, स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो भैया जब स्पीड कम हो रही है तो स्पीड कम के केस में क्या होता है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी मेरा बेटा क्या होते हैं, आपस में एंटी पैरेलल होते हैं। तो ओमेगा आउटवर्ड है तो अल्फा कहाँ होगा, इनवर्ड हो जाएगा। अल्फा कहाँ हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा। अब देखो इधर इस केस के अंदर टेंजेंशियल वेलोसिटी अलोंग एंटी क्लॉकवाइज टेंजेंट है, तो जो AT होगा वो ऐसे होगा, ये AT का डायरेक्शन। यहां पे भी AT टेंजेंट है, यहां पे भी AT टेंजेंट है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर वो एग्जिस्ट कर रही है तो हमेशा अलोंग द टेंजेंट होगा। एग्जामिनर आपको फंसाएगा कहां पे, पूछेगा एंटी क्लॉकवाइज टेंजेंट है या क्लॉकवाइज टेंजेंट है। तो अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंटी क्लॉकवाइज टेंजेंट सिर्फ तब होगी जब बॉडी की स्पीड बढ़ रही है, क्योंकि ये पैरेलल हो जाएंगे। अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मैनर में घूम रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्लॉकवाइज टेंजेंट कब होगी, जब आपके पास बॉडी की स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। अब और से सुनना और आंसर करना। अगर एक घड़ी है, घड़ी क्लॉकवाइज मैनर में चलती है, जाहिर है भाई घड़ी तो क्लॉकवाइज चलेगी, ठीक है। 12 से सुई 1 पे, 2 पे, 3 पे। अच्छे से सोच के बताओ, अगर जो बड़ी वाली सुई है, मिनट हैंड ऑफ अ वॉच है, मिनट हैंड, वो 12 से 3 पर आया, मिनट हैंड 12 से 3 पर आया, तो उसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी, उसका डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज टेंजेंट। भाई इसकी हम बात कर रहे हैं। ये घड़ी है, ये घड़ी है, ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है। आपके पास ये पहले बड़ी सुई यहाँ पे थी, ऐसे आ गई। तो अगर मैं पॉइंट 3 पे, इस पॉइंट पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी पूछूंगा तो ये होगी भाई, क्लॉकवाइज टेंजेंट होगा। ये एंगुलर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी नहीं, टेंजेंशियल वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी तो इनवर्ड होगी, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी कहाँ होगी मेरा बच्चा, इनवर्ड, क्योंकि बॉडी कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज घूम रही है। तो एंगुलर वेलोसिटी इनवर्ड हो गई, टेंजेंशियल वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्लॉकवाइज टेंजेंट आ रहा है। अच्छी तरह सोच के बताओ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे एंटी क्लॉकवाइज टेंजेंट होगा, क्लॉकवाइज टेंजेंट होगा, या क्या होगा? आप में से जितने लोगों ने कहा क्लॉकवाइज टेंजेंट होगा, गलत। जितनों ने कहा एंटी क्लॉकवाइज टेंजेंट होगा, गलत। वजह, ये जो घड़ी की सुई मूव करती है वो कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करती है। आपकी घड़ी में जो टाइम है वो हमेशा एक ही जितना टाइम लेता है। जैसे ये अगर ये बड़ी सुई है, मिनट हैंड है, तो हमेशा ये 12 से वापस 12 पे आने पे 60 मिनट लेगी। जब ये एक चक्कर में टाइम फिक्स रखे हुआ है तो इसका मतलब है इसकी स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट स्पीड है तो AT एग्जिस्ट नहीं करेगा, ना अल्फा एग्जिस्ट करेगा। तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में आप में से कितने लोगों ने इसका सही आंसर प्रेडिक्ट कर दिया था। ये लेक्चर लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भैया, इतना हिस्सा कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे AT है नहीं, अल्फा है नहीं, तो डायरेक्शन की कोई तुक नहीं बनती। आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, मैंने आपके सामने एक सवाल मेंशन किया है। इस सवाल के 3 पार्ट्स हैं।
तो अगर आपने अभी तक का सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है तो ये सवाल आपसे आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आपने वीडियो को पॉज करना है और इस सवाल को एक बार खुद से अटेम्प्ट करना है, देन मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। चलो देख लो, चले चलो देखो भैया, ये कहता है प्लेटर ऑफ हार्ड ड्राइव ऑफ अ कंप्यूटर डिस्क रोटेट्स एट 7300 आरपीएम। आपके घर में जो लैपटॉप होता है या जो डेस्कटॉप होता है उसमें जो हार्ड ड्राइव होती है ना, उसकी बात कर रहे हैं। उसके अंदर ना ऐसे प्लेटर होता है, ठीक है, ऐसे समझ लो, ऐसे प्लेटर होता है, वो ऐसे फिक्स हुआ होता है। अब कभी हार्ड ड्राइव खोल के देखोगे दिख भी जाएगा, वो ऐसे रोटेट कर रहा होता है, ऐसे रोटेट कर रहा है। रोटेट करने का क्या मतलब है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके अंदर से पास कर रहा है, सही है। तो अगर इसके ऊपर मैं डिफरेंट पार्टिकल्स अज्यूम करूंगा तो वो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। प्लेटर ऑफ हार्ड ड्राइव इटसेल्फ क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो प्लेटर ऑफ हार्ड ड्राइव ऑफ कंप्यूटर रोटेट्स एट 7300 आरपीएम। फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ द प्लेटर। ये जो प्लेटर रोटेट कर रहा है इसकी एंगुलर स्पीड निकालनी है। ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन ये किस में दिया हुआ है, आरपीएम में दिया हुआ है। तो भाई साहब पहला पार्ट जो है इसका क्या करोगे आप, ओमेगा विल बी इक्वल टू 7300 आरपीएम। आरपीएम का मतलब क्या है, रेवोल्यूशंस पर मिनट। कन्वर्ट करना हमें आता है। एक रेवोल्यूशन में हमें पता है 2 पाई रेडियंस होते हैं, तो ये कन्वर्ट हो गया ऊपर वाला रेडियन में। अपॉन में यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 1 मिनट। और मिनट से सेकंड में कैसे जाएंगे मेरा बेटा, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व आप कर लोगे, कैलकुलेशन आपकी है। ये आपका पहला पार्ट हो गया, ये पहले पार्ट का आपका मसला था, ठीक है। आपने एंगुलर स्पीड कैलकुलेट कर ली और ये एंगुलर स्पीड आप कैलकुलेट करोगे तो 764.5 रेडियन पर सेकंड आएगी। बिल्कुल ऐसे ही पार्ट है 764.5, इसको आपने कन्वर्ट करके निकाल लिया, जो कि आपका आंसर है, ठीक है। कैलकुलेशन आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप बोर्ड लेवल के स्टूडेंट हो तो कैलकुलेटर अलाउ है। अगर आप ईकेट एमटीकेट की तैयारी कर रहे हो तो मैंने कैलकुलेशन के लिए 2 लेक्चर सिखाए हुए ऑलरेडी, उसको देख लो। आगे कहते हैं इफ द रीडिंग हेड ऑफ अ ड्राइव इज लोकेटेड 3.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस, व्हाट इज द लीनियर स्पीड ऑफ द पॉइंट ऑन द प्लेटर जस्ट बिलो इट। अब सुनो जरा, सवाल समझो पहले तो ये पार्ट भी क्या क्या रहा है। ये आपका एक प्लेटर है हार्ड ड्राइव का जो ऐसे रोटेट कर रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इससे 3.1 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर क्या मौजूद है, रीडिंग हेड मौजूद है। रीडिंग हेड क्या है, जाहिर है वो जो हार्ड ड्राइव है वो डेटा को रीड करेगी किसी जगह से, तो वो रीडिंग हेड है जो डेटा को रीड करते हैं। आप कंप्यूटर में कोई चीज़ स्टोर करते हो तो वो वापस एक्सट्रैक्ट करनी है, तो हार्ड ड्राइव से एक्सट्रैक्ट जब करोगे तो कॉल करोगे ना कमांड से, तो वो रीड इस तरह से करता है, रीडिंग हेड होता है, वो बिट्स को रीड करके इन्फॉर्मेशन निकालता है, ठीक है। तो रीडिंग हेड एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने फासले पे, 3.1 सेंटीमीटर के फासले पे। कहते हैं व्हाट इज द लीनियर स्पीड ऑफ द पॉइंट ऑन द प्लेटर जस्ट बिलो इट। कहते हैं 3.1 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर रीडिंग हेड है, उसके नीचे जो पॉइंट है उसकी लीनियर स्पीड आपने बतानी है। आपको पता है कि लीनियर स्पीड जितना दूर वाला पॉइंट होगा उसकी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो क्या करोगे भाई, पार्ट बी कैसे करोगे, v इक्वल्स आर टाइम्स ऑफ ओमेगा। ओमेगा ये निकाला हुआ है, आर आपको यहां पे पता है कितना है, 3.1 सेंटीमीटर। इसको यहां पुट करना, 3.1 डिवाइडेड बाय 100 करना, मल्टीप्लाई करना, आपके पास v आ जाएगा। और v हमारे पास क्या है, आर ओमेगा से आएगा, और वो क्या है, लीनियर स्पीड है। इसका भी आंसर आपको बता देते हैं जो मैंने पहले ही सॉल्व किया हुआ है, 23.7 मीटर पर सेकेंड। पार्ट बी का आंसर आएगा 23.7 मीटर पर सेकेंड। समझिएगा जरा, 23.7 मीटर पर सेकेंड का मतलब ये है कि ये जो रीडिंग हेड है, गौर से सुनना, ये जो रीडिंग हेड है, ये मान लो प्लेटर है, ये प्लेटर ऐसे रोटेशनल मोशन कर रहा है। रीडिंग हेड यहाँ पे है, रीडिंग हेड ऐसे मूव करता हुआ यहाँ से यहाँ पे आया रीडिंग हेड। 1 सेकेंड में रीडिंग हेड के पास सलाहियत है, वो कितना मूव कर सकता है, 23.7 मीटर मूव कर सकता है। ये रीडिंग हेड है, ये प्लेटर है, ऐसे रोटेट करता हुआ जा रहा है। इससे 3.1 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर ये रीडिंग हेड है जो ऐसे जाहिर है इसके साथ साथ मूव कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है रीडिंग हेड। तो 1 सेकेंड में 23.7 मीटर मूव कर सकता है, ये उसकी लीनियर वेलोसिटी है। आगे कहता है क्या है मेरा बेटा, आगे कहता है इफ आ सिंगल बिट रिक्वायर्स, अगर आप कहता है सिंगल बिट, अच्छा बिट क्या चीज होती है, कंप्यूटर में आप जब इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो ना तो वो बाइनरी डिजिट्स 0101 के फॉर्मेट में स्टोर होते हैं। ये हम पढ़ेंगे भी, आपका जो लास्ट चैप्टर है कम्युनिकेशन का, ये पंजाब फेडरल केपीके में कहीं नहीं है, बलूचिस्तान में कहीं नहीं है, सिंध की नई किताब के अंदर आखिरी चैप्टर है। मैं सारे चैप्टर सबके मिला के लेके चल रहा हूँ, तो सिंध की नई किताब में जो आखिरी चैप्टर है कम्युनिकेशन, वो भी पढ़ाऊंगा,
ऐसे नहीं समझना सिर्फ पंजाब का या उनका कोर्स पढ़ाएंगे। तो सिंध का जो आखिरी चैप्टर है कम्युनिकेशन, उसमें ये बिट्स का कॉन्सेप्ट मजीद आएगा। बिट्स क्या है? 0 1 0 1 ये बिट्स होती हैं। तो आपके कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो बिट्स की फॉर्म में होती है। तो कहता है एक सिंगल बिट को रीड करने के लिए इफ अ सिंगल बिट रिक्वायर्स 0.5 माइक्रोमीटर ऑफ द लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, हाउ मेनी बिट्स पर सेकेंड कैन द राइटिंग हेड रीड, ये राइट नहीं होगा रीड होगा, व्हेन इट इज 3.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। पहले जरा सवाल समझना अच्छे से। ये आपका हार्ड डिस्क का प्लेटर है जो ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से 3.1 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर, मान लो जहां ये निशान है, वहां मेरा रीडिंग हेड है, ऐसे घूम रहा है। रीडिंग हेड के पास क्या सलाहियत निकाली कि ये 1 सेकेंड में, इसकी लीनियर स्पीड क्या है, 1 सेकेंड में 23.7 मीटर आगे जा सकता है। 1 सेकेंड में 23.7 मीटर आगे जा सकता है। तो ये कह रहा क्या है? ये कह रहा है ये मेरा बेटा कि एक बिट को रीड करने के लिए, गौर से सुनना, एक बिट को रीड करने के लिए 0.55 माइक्रोमीटर चाहिए होता है। तो ये कितनी बिट रीड कर सकता है? देखो देखो अभी करते हैं। ये कितना मूव कर सकता है? 27.3 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में इतना मूव कर सकता है। मेरे बच्चे एक बिट को रीड करने के लिए कितना चाहिए? 0.55 माइक्रो का मतलब क्या हो जाएगा? 10⁻⁻6 मीटर पर बिट। नहीं समझे? देखो समझो, ये रीडिंग डिस्क है, ये रीडिंग हेड है, वो ऐसे आ रहा है, समझना, ऐसे आ रहा है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एक बिट को रीड करने के लिए 1 मीटर चाहिए, मिसाल दे रहा हूं, समझना। एक बिट को रीड करने के लिए रीडिंग हेड को ऐसे 1 मीटर चलना है, अगला बिट रीड करेगा अगले मीटर पे, अगला बिट रीड करेगा अगले मीटर पे। तो अगर ऐसे 27 मीटर चल के आया तो कितने बिट रीड करेगा 1 सेकंड में? 27 बिट। भाई एक बिट 1 मीटर, मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए। एक बिट 1 मीटर, अगला बिट अगला मीटर, अगला बिट अगला मीटर। 1 सेकंड में 27 मीटर चला तो 1 सेकंड में 27 बिट रीड कर लिए। अब एक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या है? 1 सेकंड में 27.3 मीटर कवर करता है और एक बिट रीड करने के लिए सिर्फ 0.55 माइक्रोमीटर चलना होता है। अगले में फिर 0.55 माइक्रोमीटर में एक और बिट रीड। तो आपने बोला भाई 1 सेकंड में चल रहा है इतना है, एक बिट को रीड करने के लिए इतना मीटर चाहिए, डिवाइड कर दिया, ये चला गया। सिंप्लीफाई करेंगे, ये बिट ऊपर आ जाएगा। जो भी यहां से आंसर आएगा ये आपको बता रहा है कि इतने बिट पर सेकंड आप रीड कर सकते हो। अब आप कभी जब कंप्यूटर खरीदने जाते हो तो कुछ कंप्यूटर्स की हार्ड ड्राइव तेज होती है, कुछ की हार्ड ड्राइव हल्की होती है। तो हार्ड ड्राइव तेज ऐसे होती है। हार्ड ड्राइव तेज कैसे होगी? या तो उनका रीडिंग हेड एक्सिस ऑफ रोटेशन से मजीद दूर कर दिया जाएगा, समझना गौर से बात को, कॉन्सेप्ट फील करो। अगर रीडिंग हेड को मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से मजीद दूर कर दूं, देखो अभी मैंने लीनियर वेलोसिटी क्या निकाली? 23.7 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं रीडिंग हेड को 3.1 सेंटीमीटर के बजाय 5.1 सेंटीमीटर पे रखता तो लीनियर स्पीड ज्यादा आती, तो 1 सेकेंड में ज्यादा मीटर कवर करता, तो 1 सेकेंड में ज्यादा बिट्स रीड करता, तो मेरी हार्ड ड्राइव तेज हो जाती। समझ आ रही है बात की? हाँ या ना? तो इस तरह से होता है। इसके मजीद चाहिए आप आंसर निकाल लोगे बच्चे डिवाइड करके, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना भैया। इसका आंसर क्या आ रहा होगा? इसका आंसर आ रहा होगा 43 × 10⁶ बिट्स पर सेकेंड। 10⁻⁶ को आप मेगा भी कहते हो, तो 43 मेगा बिट्स पर सेकेंड। ठीक हो गया बच्चे। इसके मजीद 3 के करीब क्वेश्चंस मैंने नोट्स में होमवर्क में डाल दिए हैं जो आपने करने हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि वो क्वेश्चन सॉल्व हुए या नहीं हुए। अगले लेक्चर में हम हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिस्कस करेंगे, एंड ऑब्वियसली ये जो सब पढ़ा है ये सब वहाँ पर इंप्लीमेंट हो रहा होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में डिफरेंस, उनकी एक्सप्रेशन क्या है, और कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, कैसे काम करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, सब बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है भैया।